नमस्कार स्टूडेंट्स। हम आंध्र बतई के द्वारा किए गए अध्ययन में तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव का अध्ययन में कृषक संबंधों को पढ़ रहे हैं। कृषक संबंधों में हम इनकी पुस्तक स्टडीज इन एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर में 8 अध्याय में से कृषक व्यवस्थाओं का अध्ययन जो पिछले वीडियो में शेष रह गया था उसे ही हम आगे बढ़ाते हुए पढ़ रहे हैं। आंद्रे बतई ने बताया कि भारतीय कृषि के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बात यह देखने को मिलेगी कि यहाँ स्त्रीकरण की व्यवस्था और कार्य विभाजन के बीच भी एक संबंध पाया जाता है। जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसी चैप्टर को, उसी भाग को आगे बढ़ाते हुए मैं बता रही हूँ आपको कि गेहूँ की खेती और चावल की खेती वाले क्षेत्रों में भी कार्य विभाजन की दृष्टि से काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। जनगणना संबंधी आंकड़ों से ज्ञात होता है कि पंजाब और हरियाणा में जहाँ गेहूँ की खेती विशेषतः होती है, संपूर्ण कृषि जनसंख्या में कृषि श्रमिकों का अनुपात सापेक्ष दृष्टि से कम है, जबकि पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु तथा केरल में जहाँ गीले धान की खेती होती है यह अनुपात अधिक है। यहाँ बटाईदार में खेती का प्रचलन भी ज़्यादा है। आंद्रे बतई के अनुसार इसका एक कारण स्वयं कार्य की प्रकृति है। एक समुदाय का इस प्रकार विभाजन जहाँ कुछ लोग स्वयं काम करते हैं और कुछ के लिए दूसरे काम करते हैं, आंशिक रूप से कार्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। यही कारण है कि पंजाब व हरियाणा में 10 या 15 एकड़ के खेत पर कृषक परिवार ही खेती कर लेता है, जबकि पश्चिमी बंगाल व तमिलनाडु व केरल में 5 एकड़ के खेत पर भी लोग दूसरों से खेती करवाते हैं। पंजाब व हरियाणा में गेहूं की खेती से संबंधित कार्य इतने कठोर व थकाने वाले नहीं हैं जितने दक्षिण में गीले धान की खेती से संबंधित कार्य होते हैं। ग्रामीण समुदाय को ऐसे 2 समूह में विभक्त नहीं किया जा सकता, जिनमें से एक में वे लोग आते हैं जो कृषि कार्य करते हैं और दूसरे में वे लोग आते हैं जो कृषि कार्य नहीं करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों और दूसरे में वे लोग जो कृषि कार्य नहीं करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों और दूसरों में निवास और ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों में से अधिकांश किसी न किसी रूप में खेती से संबंधित कोई न कोई कार्य अवश्य करते हैं। वहाँ कुछ लोग किराए पर भूमि लेकर जोतते हैं, जो कुछ बटाईदार के रूप में कृषि कार्य करते हैं। कुछ ऐसे भूस्वामी भी पाए जाते हैं जो स्वयं खेत पर हाथ से तो काम नहीं करते, परंतु अन्य लोगों द्वारा किए जाने वाले कृषि कार्यों की देखरेख करते हैं। बड़े भूस्वामी भूमिहीन श्रमिकों की सहायता से खेती का कार्य करते हैं। कृषि के क्षेत्र में हाथ से किए जाने वाले कार्यों में भी एक संस्तरण पाया जाता है। सबसे अधिक परिश्रम साध्य कार्य निम्नतम जातियों अथवा इस स्तर के लोगों एवं स्त्रियों को करने पड़ते हैं। कृषि क्षेत्र में किसे कौन सा कार्य सौंपा जाएगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि समाज विशेष में विभिन्न कार्यों का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है। कार्यों के विभाजन में इस बात को विशेष महत्व दिया जाता है कि किसके पास कितनी भूमि है तथा अन्य भौतिक स्रोतों पर किसका कितना नियंत्रण है। आंद्रे बतई ने अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि साधारणतः देखने में यह आता है कि कठोर एवं सर्वाधिक परिश्रम साध्य कार्य उन्हें सौंपे जाते हैं जो भूमिहीन है, जिनके पास भूमि नहीं है और जो स्त्रीकरण के निम्नतम स्तर पर है, और बड़े भूस्वामी स्वयं कार्य नहीं करते हैं क्योंकि वे दूसरों से अपने लिए कार्य कराने में साधनों की संपन्नता के कारण संपन्न है। उनके पास संपन्नता है, उनके पास पैसा है, उनके पास साधन है, तकनीकी साधन उनके पास हैं, इसलिए वो अपने खेतों पर स्वयं कार्य नहीं करते हैं। जब हम उत्पादन के सामाजिक संगठन पर विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि न केवल कार्य के बल्कि संपत्ति अधिकारों के भी एक विशिष्ट प्रतिमान को व्यक्त करता है। उत्पादन संगठन के 3 प्रतिमान देखे जा सकते हैं। इसमें प्रथम प्रतिमान पारिवारिक श्रम पर आधारित है, दूसरा प्रतिमान किराए के श्रम पर आधारित है, तीसरा प्रतिमान किराए पर भूमि जोतने वाले पर आधारित है। प्रत्येक प्रतिमान के अनेक भेद दिखाई देते हैं। अनेक स्थानों पर इन 3 प्रतिमानों का मिला जुला रूप दिखाई देता है। जहाँ उत्पादन पारिवारिक श्रम पर आधारित होता है वहाँ परिवार के विभिन्न सदस्यों को अलग अलग कार्य सौंपे जाते हैं। कार्यों के विभाजन का एक प्रमुख आधार लिंग भेद है।
जहाँ परिवार के सभी सदस्य स्वयं के खेत पर ही कार्य करते हैं, वहाँ साथ ही उन्हें समय समय पर आवश्यकता अनुसार बाहरी लोगों का भी सहयोग लेना पड़ता है। यह सहयोग नगद भुगतान के रूप में भी हो सकता है अथवा किराए पर एक निश्चित अवधि के लिए दूसरे की भूमि जोती जाती है या बटाईदारी में खेती की जाती है। वहाँ दो परिवारों के बीच संबंध पनपते हैं। इनमें एक परिवार भूस्वामी तथा दूसरा काश्तकार या बटाईदार होता है। इन दो श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले लोग अधिकारों, कर्तव्यों तथा दायित्वों की दृष्टि से एक दूसरे से बंधे रहते हैं। भूस्वामी परिवार और वेतनभोगी श्रमिकों के बीच भी निश्चित प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में इन संबंधों में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। मानव शास्त्रियों व समाजशास्त्रियों का यह दायित्व है कि वे इस बात का पता लगाएं कि इन विभिन्न प्रकार के संबंधों में बंधने वाले लोगों के प्रथा अथवा कानून की दृष्टि से एक दूसरे के प्रति सिद्धांत रूप में क्या अधिकार और दायित्व हैं तथा व्यवहार में उनका रूप क्या है। जब हम उत्पादन संगठन के विभिन्न प्रणालियों पर विचार करते हैं तो हमारा ध्यान सामाजिक स्तरीकरण के एक महत्वपूर्ण पक्ष की ओर जाता है। जब हम कृषि क्षेत्र में पारिवारिक श्रम, वेतनभोगी श्रम तथा काश्तकारी या बटाईदारी पर आधारित उत्पादन पर ध्यान देते हैं तो हमारी दृष्टि स्वतः ही भूस्वामी खेतीहर लोगों, काश्तकारों, बटाईदारों, कृषि श्रमिकों की ओर जाती है। इन्हीं विभिन्न श्रेणियों और इसके पारस्परिक संबंधों से कृषक संतरण प्रणाली निर्मित होती है, जो भारतीय ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है। जहाँ तक विभिन्न आकार के खेतों के स्वामित्व या उन्हें किराए पर जोतने या वेतनभोगी श्रमिकों के रूप में कार्य करने के आधार पर लोगों को अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत करने का प्रश्न है, यह कहा जा सकता है कि केवल संख्यात्मक आंकड़ों के आधार पर ऐसा करना उचित न होगा। इस प्रकार के वर्गीकरण के आधार पर विभिन्न वर्गों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों में कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। इससे हम नहीं समझ पाएंगे कि किस प्रकार के अधिकारों, कर्तव्यों, दायित्वों से एक दूसरे के साथ संबंधित हैं। इन्हीं के आधार पर यह निश्चित होगा कि विभिन्न श्रेणियों के बीच किस प्रकार की पारस्परिक अंतःक्रिया पाई जाती है। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि जाति ग्रामीण समाज के वास्तविक विभाजन का प्रतिनिधित्व करती है, न कि वर्ग का। परंतु इससे हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि लोग स्वयं भूमि के स्वामित्व, नियंत्रण तथा उपयोग पर आधारित विभाजन को महसूस न करते हों। आंद्रे बतेई ने बताया कि यदि हम ग्रामीण पश्चिमी बंगाल को लें तो पाएंगे कि वहाँ लोग अपने समुदाय को लेकर जातीय आधार पर ही विभाजित नहीं मानते, बल्कि अपने जमींदार, जोतदार, वर्गादार, महींदार आदि के रूप में भी विभाजित समझते हैं। वर्गीकरण का यह दूसरा क्रम वर्गों के काफ़ी निकट है। स्पष्ट है कि भारतीय गांवों में सामाजिक स्तरीकरण के आधार के रूप में केवल जाति का महत्व ही नहीं पाया जाता, वर्गों का भी महत्व पाया जाता है। ये हमारा कृषक व्यवस्थाओं का अध्ययन जो हमारा ये 8 चैप्टर है इनकी किताब के, आंद्रे बतेई के, आज समाप्त होता है। दूसरा है इनका विचार एवं रुचियाँ। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं तो सेकंड वाला इन्होंने लिखा विचार और कृषक संबंधों में विचार एवं रुचियाँ। आंद्रे बतेई ने अपनी पुस्तक के दूसरे अध्याय को 8 मुख्य भागों में बांटा। अब ये दूसरे अध्याय को भी इन्होंने 8 भागों में बांट दिया। हम विचार रुचियों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। इस अध्याय में आंद्रे बतेई ने मूलतः ग्रामीण भारत में सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन में उपस्थित अवधारणाओं व समस्याओं पर विस्तार से विवेचन किया है। इन्होंने भारतीय ग्रामीण की समस्याओं को 2 प्रमुख अवधारणाओं को बहुतायत से प्रेरित किया जा रहा है। इनमें से एक जाति की है और दूसरी वर्ग की है। समाजशास्त्रियों व नेतृत्व शास्त्रियों ने अपने अध्ययनों में जाति का खुलकर प्रयोग किया है। अधिकांशतः कृषक समाजशास्त्रियों ने वर्ग की अवधारणाओं के आधार पर अपने अध्ययन प्रस्तुत किए हैं। आंद्रे बतेई ने लिखते हैं कि जाति एवं वर्ग दोनों ही अवधारणाएं विभिन्न प्रकार के तथ्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अतः सामाजिक स्थिरीकरण की अवधारणा को इन दोनों में से किसी भी अर्थपूर्ण ढंग से लागू नहीं किया जा सकता है। यूरोपियन समाजशास्त्रियों ने वर्ग एवं स्तर, कुछ ने सामाजिक वर्ग, सामाजिक स्थिरीकरण एकदम पृथक पृथक मानकर अपने अध्ययन प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने बताया कि दक्षिण एशिया के
कृषक समाज संपत्ति, शक्ति, परिस्थिति की असमानता के आधार पर जाने जाते हैं। कुछ लेखकों ने इस असमानता को इन राष्ट्रों की गरीबी के साथ संबंधित किया है। इन समाजों में सबसे प्रमुख असमानता का आधार भूमि का विभाजन है। भारत में भूमि वितरण एवं स्वामित्व के विश्वसनीय आंकड़े यहाँ प्रस्तुत करना संभव नहीं, फिर भी यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि जाति का अध्ययन भारतीय समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कृषि की सामाजिक परिधि।